अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। यूं कह लीजिए कि कॉस्मिक स्केल पर ये महज कुछ कदम की ही दूरी पर है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम हमसे करीब 4.376 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जहां लाइट तक को जाने में करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। पर अल्फा सेंटोरी तो हमारा पड़ोसी है, काफी करीब है। हमने तो इससे भी कहीं ज्यादा दूरी पर मौजूद स्टार सिस्टम्स और उनके एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है। एक्सोप्लैनेट्स की ये गिनती 5000 से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने पड़ोस के तारामंडल में रिपीटेड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेज करने के बाद भी वहां मौजूद किसी एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट को खोजने में नाकाम रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये पूरा स्टार सिस्टम यानी कि अल्फा सेंटोरी सिस्टम 2 तारों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे को बड़ी नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द मौजूद किसी भी प्लेनेट को खोज पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें वहां पर प्लेनेट होने का पता चला, लेकिन वहां पर या तो वो प्लेनेट था ही नहीं, यानी हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और या फिर हम उन प्लेनेट्स को कभी कंफर्म ही नहीं कर पाए। इसी चीज को देखते हुए 2019 में ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव ने एक नए प्रोजेक्ट को अनाउंस किया हमारे आसपास के स्टार सिस्टम्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए, जिसे कहा गया द टेलीस्कोप फॉर ऑर्बिट लोकस इंट्रोफेरोमेट्रिक मॉनिटरिंग ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमिकल नेबरहुड, यानी कि टॉलीमैन। और ये अल्फा सेंटोरी का एंशिएंट अरेबिक नेम भी है। ये मिशन कैसे अल्फा सेंटोरी के अराउंड एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये मिशन काफी कम खर्चे में हो जाएगा और इसे डिजाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की एक टीम ने, और इसका एम है अल्फा सेंटोरी के अराउंड पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज करना एस्ट्रोमेट्री मेथड से। इस मेथड में तारे की एपरेंट पोजीशन को लगातार मॉनिटर किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो तारा वॉवल तो नहीं कर रहा, अगर हाँ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ रही है, जैसे किसी कंपेनियन स्टार से या फिर कोई प्लेनेट से जो उसे ऑर्बिट कर रहा है। अल्फा सेंटोरी के बारे में वैसे हम काफी जानते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो प्राइमरी स्टार है वो बिल्कुल हमारे सूरज की ही तरह एक जी टाइप प्राइमरी स्टार है, और सेकेंडरी स्टार एक ऑरेंज ड्वार्फ यानी कि के टाइप स्टार है। पर इसके बाइनरी नेचर की वजह से इस स्टार सिस्टम से आ रहे बाकी के पॉसिबल सिग्नल्स को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के लिए यूज किया जाने वाला ट्रांजिट मेथड यहाँ पर काम नहीं करता। ट्रांजिट मेथड में एस्ट्रोनॉमर स्टार्स को मॉनिटर करते हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी में आने वाले पीरियडिक डिप के लिए। जब हमारे टेलीस्कोप और स्टार के बीच से कोई प्लेनेट गुजरता है तो स्टार से आने वाली रोशनी कम हो जाती है, जिससे हम इस मेथड से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही स्टार एक दूसरे को ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ल्यूमिनोसिटी डिप प्लेनेट का है, कौन सा स्टार का। यहाँ पर ये सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब 2 बॉडीज एक दूसरे को ऑर्बिट करती हैं, तो वो भी एक दूसरे की मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं, और इस तरह से भी हम तारों के इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स को खोज पाते हैं। इसी तरीके को रेडियल वेलोसिटी मेथड कहा जाता है, और इसी की बदौलत हमने प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार के हैबिटेबल जोन में खोजा गया था। इसके बाद भी इस तारे के अराउंड 2 और ग्रहों को खोजा गया। इनर मोस्ट प्लैनेट जो कि मंगल ग्रह के आकार का है, और आउटर मोस्ट प्लैनेट एक गैस जाइंट है। अनुमान है कि वो हमारे शनि ग्रह के जैसा ही है, एक रिंग प्लैनेट। ये तो बात रही प्रॉक्सिमा सेंटोरी की, जो अल्फा सेंटोरी के बाइनरी स्टार सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। अल्फा सेंटोरी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हमें प्लैनेट्स होने के संकेत मिले हैं। पहला सिग्नल हमें मिला था 2012 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अल्फा सेंटोरी बी से आ रहे एक आरवी सिग्नल के बारे में बात की थी। उस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को अल्फा सेंटोरी बी के नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन बाद में 2015 में ये रिवील हुआ कि वो आरवी सिग्नल एक फॉल्स पॉजिटिव था। इसी तरह 2013 में एक पॉसिबल प्लैनेटरी ट्रांजिट होने की अनाउंसमेंट की गई। जब इस पर और रिपोर्ट्स आई तो हमें पता चला कि ये प्लैनेट अगर होगा भी तो अपने स्टार के इतना करीब होगा कि वहां पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 2021 में भी अल्फा सेंटोरी के ऑर्बिट में C1 नाम के एक प्लैनेट होने की बात की गई। इस ग्रह को एक नए तरीके डायरेक्ट थर्मल इमेजिंग से खोजा गया, लेकिन इसे आज तक भी कंफर्म नहीं किया जा सका है। सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स के प्रोफेसर पीटर, जो कि टॉलीमैन प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन बाइनरी स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स को कंफर्म करना एक कठिन काम है। ये हमारे घर के बेहद करीब हैं,
एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हजारों की तादाद में एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, लेकिन उनमें से अधिकतर हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं और हमारी पहुंच से एकदम बाहर हैं। आज के दौर में मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमें आसपास के सेलेस्टियल बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी और टॉलीमैन प्रोजेक्ट इन्हीं में से एक है। इसमें कन्वेंशनल टेलीस्कोप की तरह स्टार से आ रही रोशनी को किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा। टॉलीमैन में यूज होगा डिफ्रैक्टिव प्यूपल मिरर पैटर्न, जो कि तारों से आ रही लाइट को एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स फ्लावर पैटर्न में बदल देगा, जिससे हम तारे के मोशन की एक्सट्रीम और फाइन मेजरमेंट्स ले पाएंगे। और अगर किसी एक्सोप्लैनेट के होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें मोर पावरफुल टेलीस्कोप से लीड किया जाएगा। उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस केमिस्ट्री और इवन वहां पर बायोस्फीयर के फिंगरप्रिंट्स को फॉलोअप मिशन के दौरान जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स लीड करेंगे। या फिर 2027 में लॉन्च होने वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को ये काम सौंप दिया जाएगा। और धरती पर मौजूद 30 मीटर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप भी अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को अपना पॉपुलर टारगेट मानते हैं। लेकिन इन सब से पहले हमें टॉलीमैन सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने इसके लिए एंड्यूरोसैट नाम की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि माइक्रो सैटेलाइट्स, स्पेस सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम और कस्टम बिल्ड मिनी सैटेलाइट्स बनाती है। इस मिशन के लिए एक मिनी सैटेलाइट बनाई जाएगी डिलीवरी सिस्टम के साथ, जिसकी डाउनलिंक स्पीड होगी करीब 125 Mbps, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस टेलीस्कोप को 2023 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर शायद हम प्रॉक्सिमा और अल्फा सेंटोरी से आ रहे सिग्नल्स के रहस्यों का पता लगा पाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है और सैटी के लिए भी। हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी सौरमंडल में जीवन के निशान खोज लें और फिर आने वाले मिशन ब्रेक थ्रू स्टारशॉट के जरिए उसे कंफर्म कर लें। अल्फा सेंटोरी सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो जटिलताओं और आश्चर्यों से भरा पड़ा है। इसमें 3 बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अल्फा सेंटोरी ए एक ऐसा तारा जो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा ही है और इसे ऑफिशियली रीगल कैंटोरस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी बी, इसे टॉलीमैन भी कहा जाता है। और आखिरी है रहस्यों से भरा अल्फा सेंटोरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेड ड्वार्फ है जो इन दोनों के आसपास 0.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर घूमता है। एक अकेला घूमता तारा जो अपने स्टेलर फैमिली के एकदम किनारे पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक सीक्रेट है, एक प्लेनेट जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। 2016 में इसे डिस्कवर किया गया। ये रॉकी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, बस 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर। लेकिन फिर भी ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में है। तो क्या ये हमारी मानव सभ्यता का दूसरा घर हो सकता है? क्या ये संभव है या फिर यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमेशा के लिए इस ग्रह को रहस्यों के अंधेरे में ही रखेंगी? प्रॉक्सिमा बी हमारा सबसे करीबी नोन एक्सोप्लैनेट है, सिर्फ 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर। कॉस्मिक टर्म्स में देखें तो ये बिल्कुल पास लगता है, लेकिन इस पास होने का मतलब है 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी। ये इतनी बड़ी दूरी है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी ये फासला पार करने में 4.3 साल लग जाते हैं। हमारे जैसे इंसानों के लिए जो इस ब्रह्मांड में बस कुछ क्षणों के लिए हैं, जो अपनी धीमी स्पेसशिप से बंधे हैं, तो ये चैलेंज हमारे लिए और भी बड़ा हो जाता है। प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल के साथ एक शर्त लगाने जैसा है। तो फिर हम प्रॉक्सिमा बी के सपने क्यों देखते हैं? शायद इसलिए कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, एक पजल का हिस्सा जो हमारे एग्जिस्टेंस के ग्रैंड नैरेटिव में एकदम फिट होता है। लेकिन हम इस अनजान जमीन पर कदम रखें इससे पहले हमें एक कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा, एक ऐसी रियलिटी जो हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका सामना करने से शायद हम डरते हैं। द एबेज बिटवीन स्टार्स।
जरा सोच कर देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 2,66,000 गुना ज्यादा है। धरती और चांद की दूरी से करीब 103 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। वॉयेजर 1 जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे तेज इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट है, उसे वहां तक पहुंचने में 75,000 साल लग जाएंगे। 75,000 साल, तब तक शायद हमारी सभ्यता धूल बन चुकी होगी, और या फिर हम ये कब के भूल चुके होंगे कि हमने कभी वॉयेजर नाम के प्रोब्स को लॉन्च भी किया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्कर सोलर प्रोब जो कि 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसे भी इस ट्रिप को पूरा करने में 6,500 सालों का समय लग जाएगा। ये नंबर्स सिर्फ डराने वाले नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम अभी विकास के एकदम शुरुआती लेवल पर हैं। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना कोई सिंपल चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और ह्यूमन इमेजिनेशंस की सीमाओं को तोड़कर उनसे आगे निकलने की डिमांड करेगी। और फिर भी जब हम इस अनंत ब्रह्मांड में झांकते हैं तो एक अजीब सवाल उठता है, क्या हम इसे पार करने के लिए बने हैं, या यूनिवर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद हमें नहीं खोलने चाहिए। द बैरियर ऑफ लाइट, अ कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ हमारी रियलिटी को समझने का तरीका बदल दिया। इस थियरी के कई बड़े रहस्यों में से एक थी एक कड़वी लेकिन साफ सच्चाई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड को पार नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक कॉस्मिक रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में हमेशा के लिए रखा गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उसकी एनर्जी मास में बदलती है। वो जितनी तेजी से चलेगा उतना ही ज्यादा वो भारी होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसे और तेज होने के लिए अनंत एनर्जी की जरूरत होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है तो उसका 80 किलोग्राम का मास बढ़कर लगभग 2 टन हो जाएगा। आप कॉस्मिक स्पीड लिमिट के जितना करीब पहुंचते हैं, रफ्तार बढ़ाने की चुनौती उतनी ही बड़ी हो जाती है। लाइट की स्पीड पार करना किसी इनफाइनाइट हाइट की दीवार के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है। कोई भी शक्ति, कोई भी पावर आपको दूसरी तरफ लेकर नहीं जा सकती। अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाएं, तो भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की यात्रा लगभग 4.3 साल लेगी। लेकिन ये तो एक बेस्ट केस सिनेरियो है, एक सपना जो वास्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और फिजिक्स के नियमों की वजह से लगभग असंभव लगता है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये रियलिटी के मूल रूप और सिद्धांतों के खिलाफ एक जंग है, जिसे जीतना भी हमारे लिए असंभव है। अ ग्लिमर ऑफ होप, टाइम डायलेशन। और फिर भी ये ब्रह्मांड पैराडॉक्सेस से भरा पड़ा है। जब एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब चलती है तो एक अजीब फिनोमिनन होता है, टाइम डायलेशन। एक स्पेसक्राफ्ट जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ रिलेटिविस्टिक स्पीड पर जा रहा है तो उसके क्रू के लिए समय धीरे बहता है। जमीन पर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए ये यात्रा कई दशकों या सदियों लंबी लग सकती है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर के ट्रेवलर्स के लिए ये सिर्फ कुछ सालों जैसी लगेगी। लेकिन टाइम डायलेशन सिर्फ एक सब्जेक्टिव कंप्रेशन नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो 95% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाता है, जमीन के ऑब्जर्वर के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फासला जो कि 4.246 लाइट ईयर्स है, वहां तक पहुंचने में करीब 4.47 साल लगेंगे। लेकिन क्रू के लिए टाइम डायलेशन की वजह से ये यात्रा सिर्फ 1.39 सालों की लगेगी। जितनी तेज स्पेसक्राफ्ट चलेगा, ये अंतर उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है तो क्रू को 1 साल की जर्नी में सिर्फ 2 हफ्तों का समय लगेगा।
और अगर स्पीड 99.999999% स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो एक ऐसा सफर जो हजारों लाइट ईयर्स का होगा वो क्रू के लिए सिर्फ कुछ दशकों में ही खत्म हो जाएगा या उससे भी पहले। ये फिनोमिनन एक गहरा सवाल उठाता है, क्या रिलेटिविस्टिक ट्रैवल इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का रास्ता खोल सकता है? शायद। लेकिन टाइम डायलेशन एक चमत्कार नहीं है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी अनइमेजिनेबल है और जो खतरे हैं जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ कोलिजन, लीथल रेडिएशन और इंटरस्टेलर मैटर के डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, ये सभी चैलेंजेस अभी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्पीड्स पर तो इंटरस्टेलर गैस का एक पतला सा लेयर भी एक डेडली प्लाज्मा बन जाएगा, स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू दोनों के लिए। खाली स्पेस जो कभी एक शांत और एकदम खाली इलाका लगता है वो एक इनविजिबल बैटल ग्राउंड बन जाएगा, एक ऐसी रणभूमि जिसमें अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सका। टाइम डायलेशन एक प्रॉमिस तो रखता है दूर के सितारों तक पहुंचाने का, लेकिन ये अपने साथ एक गहरे और रहस्यों भरे बैरियर्स को भी लेकर आता है। लिमिटेशंस ऑफ टाइम डायलेशन। जैसा कि हमने पहले देखा, एक मास को लाइट की स्पीड के करीब लेकर जाने के लिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रपल्शन सिस्टम नहीं मिला जो इसे संभव बना सके। और अगर किसी तरह से एनर्जी की इस समस्या को सुलझा भी लिया जाए, तब भी एक स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड के करीब चलेगी, उसके लिए स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह बन जाएगी। स्पेस खाली नहीं है, ये असल में अनगिनत वॉन्डरिंग एटम से भरा पड़ा है, जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में गैस और डस्ट क्लाउड्स, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में जमा हो जाती हैं और कभी कभी अकेले एटम्स बनकर इस अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। एक क्यूब सेंटीमीटर स्पेस में दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच कोलिजन की प्रोबेबिलिटी एक अलग बात है, और स्पेसशिप की जर्नी के दौरान पार्टिकल्स के एक इनॉर्मस फ्लो की स्पेसशिप से टकराने की सर्टेनिटी एक बिल्कुल ही अलग बात है। लो स्पीड्स पर तो पार्टिकल्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये एक खतरनाक बारिश के रूप में बरसते हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स और हाईली पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में स्पेसक्राफ्ट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकते हैं और स्पेसशिप के अंदर रहने वाले क्रू के लिए एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव हो जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के बेहद करीब ट्रेवल करते हैं, वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेती हैं कि ये किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए खतरा बन जाती हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर एक बेहद पतले नेबुलर क्लाउड को भी पार किया जाए तो ये पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोशल एंड टेम्पोरल डिस्कनेक्शन, अ लोनली फ्यूचर। फिर चाहे हम सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पार भी कर लें, लेकिन फिर भी एक असंभव समस्या बची रहेगी। टाइम डायलेशन का स्पेसशिप और होम प्लैनेट के संबंधों पर एक विनाशकारी असर होगा। रिलेटिविस्टिक शिप पर सवार क्रू के लिए समय बहुत तेजी से धीमा होगा, लेकिन वहीं धरती पर घड़ी अपने यूजुअल गति से ही चलती रहेगी। जो समय क्रू के लिए सिर्फ 11 साल के जैसा फील होगा, वो धरती पर छोड़े गए लोगों के लिए लाखों या करोड़ों सालों में बदल जाएगा। ये कठोर सच एक एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को हमारे सामने रखता है। एस्ट्रोनॉट्स जो ऐसे सफर पर निकलेंगे, उन्हें अपनी दुनिया, परिवार, दोस्तों और उनकी संस्कृति तक हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, और जब वे वापस लौटेंगे, धरती उनके लिए बिल्कुल बदल चुकी होगी या शायद रहने के लायक भी नहीं रहेगी। वो सोसाइटी जो एक समय उन्होंने छोड़ी थी, वो समय की रेत में खो चुकी होगी, या तो किसी एलियन रूप में बदल गई होगी और या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। स्पेसशिप एक एक्सप्लोरेशन का माध्यम न होकर एक अकेला समय और स्पेस में भटकती उनकी एक छोटी सी दुनिया बनकर रह जाएगा। ऐसे टेम्पोरल आइसोलेशन का प्रभाव स्टार ट्रेक जैसे काल्पनिक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के आइडिया में भी देखने को मिलता है। ट्रेड और कॉपरेशन के लिए जरूरी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन बिखर जाएगा
क्या एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज के पास ये मोटिवेशन होगा कि वो एक ऐसी जर्नी पर कार्गो भेजे जिसका सेंडर से फिर कभी कोई कनेक्शन ही न हो? ऐसी यात्रा एक सौदा नहीं बल्कि एक ऐसा कार्गो बन जाएगी जिसका ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई मंजिल। आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी के नियमों के तहत ऐसी जर्नीज पर निकलने वाला कोई भी स्पेसशिप असल में एक सेल्फ सस्टेन्ड दुनिया बन जाएगी, अपने ओरिजिन से बिल्कुल अलग, अपने पर्पस से भटकती हुई। तो क्या ये सैक्रिफाइस वर्थ होगा? ये उदासी भरा निष्कर्ष एनरिको फर्मी के प्रसिद्ध पैराडॉक्स के साथ अच्छी तरह अलाइन होता है। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब इसमें नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इस यूनिवर्स के नियमों द्वारा थोपे जाने वाले क्रूअल बैरियर्स में है। टाइम डायलेशन एक कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखता है। चाहे हम इन बैरियर्स को पार भी कर लें, एक रिलेटिविस्टिक स्पेसशिप के क्रू के लिए उनके प्लेनेट पर समय अपनी यूजुअल गति से ही चलता रहेगा। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, सिविलाइजेशंस उठेंगी और गिरेंगी। जब तक क्रू वापस लौटेगा, उनकी दुनिया उनके खुद के लिए ही पूरी तरह बदल चुकी होगी या शायद पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। तो फिर ऐसी जर्नी का मकसद ही क्या होगा? अल्फा सेंटोरी तक एक मिशन सिर्फ फिजिकल स्पेस को पार करने की बात नहीं है। ये समय और यादों के उन रिश्तों को तोड़ देगा जो हमें इंसानियत से बांधते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। टाइटन साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट का विषय है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स को वैज्ञानिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जिनकी स्टडी अर्ली अर्थ और यूनिवर्स में कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। टाइटन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो कैसिनी हुइगन्स मिशन से आता है। कैसिनी नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने पूरे सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी किया है। कैसिनी द्वारा ले जाया गया एक प्रोब हुइगन्स 2005 में टाइटन के सरफेस पर सक्सेसफुली उतरा था, जिसने इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया था। टाइटन के समुद्र के रेडार ऑब्जर्वेशन से अनेकों मिस्टीरियस फीचर्स सामने आए जिन्हें मैजिक आइलैंड्स कहा जाता है, जिनकी खासियत यह है कि ये प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लिक्विड लेवल्स वेव्स या बबल्स में बदलाव आने के कारण होते हैं। आपको बता दें कि टाइटन का सरफेस बेहद ज्यादा ठंडा है, जहां तापमान लगभग -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि -279 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीमली कोल्ड और डेंस एटमॉस्फेयर के साथ बना है। इसी की वजह से टाइटन धुंधला नजर आता है। टाइटन को एक प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें लिक्विड वाटर का अभाव है। वैज्ञानिक उन प्रोसेसेस को समझने के लिए टाइटन की स्टडी करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो पृथ्वी से डिफरेंट एनवायरनमेंट में लाइफ या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के विकास का कारण बन सकती हैं। तो इसी के साथ आइए अब टाइटन पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन को समझते हैं। दोस्तों, टाइटन पर कॉलोनी एस्टेब्लिश करने से कई चैलेंजेस सामने आएंगे, जैसे वहां का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। जैसा कि हमने आपको बताया कि टाइटन के सरफेस का टेम्परेचर एवरेज लगभग -290 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हमें वहां पर जाने के लिए एडवांस थर्मल इंसुलेशन और हीटिंग सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के निर्माण की भी जरूरत होगी। मून की सरफेस तक लिमिटेड सनलाइट के कारण टाइटन कॉलोनी को बिजली देने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की भी आवश्यकता होगी, जहां पर सोलर एनर्जी फिजिबल होते हुए भी पृथ्वी की तुलना में काफी कम एफिशिएंट होगी। लेकिन अल्टरनेटिवली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर फ्यूल सोर्सेज के रूप में मून के मीथेन लेक्स का उपयोग किया जा सकता है, जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए और वैज्ञानिक रिसर्च को कन्वीनियंट बनाए रखने के लिए एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के एग्जिस्टेंस के लिए स्टेबल एयर वाटर सप्लाई इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिससे क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम के विकास की आवश्यकता होगी, जो सांस लेने योग्य हवा को
रिसाइकल और रीजनरेट करने में कैपेबल हो। दोस्तों, टाइटन पर पानी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम आ सकता है, जिसे टाइटन के सब सरफेस आइस से निकाला जा सकता है या फिर मेथेन लेक्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है। टाइटन कॉलोनी को बनाए रखने के लिए एक रिलायबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। टाइटन पर सनलाइट का एब्सेंस और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड स्पेस के कारण हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे अल्टरनेटिव मेथड्स को अपनाया जा सकता है। एडवांस एलईडी लाइटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फसलें उगाने का रिसोर्स प्रदान कर सकती हैं। टाइटन कॉलोनी के लिए पृथ्वी के साथ साथ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बनाए रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टाइटन और अर्थ के बीच के वास्ट डिस्टेंस को देखते हुए ट्रेडिशनल रेडियो ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा देरी होगी। इसीलिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए रिले सैटेलाइट्स या फिर एडवांस लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी, जो मिशन को कंट्रोल करने के साथ साथ रिलायबल कम्युनिकेशन को एंश्योर करने और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन को एनेबल करेगा। टाइटन कॉलोनी वास्तव में एक साइंटिफिक रिसर्च और सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन के रूप में काम करेगी। दोस्तों, टाइटन की यूनिक जियोलॉजी, हाइड्रोकार्बन लेक्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्लैनेटरी प्रोसेसेस और एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। रोबोटिक मिशंस और टाइटन के सरफेस और सब सरफेस के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन से मून हिस्ट्री और प्लैनेटरी साइंस के वाइड एरिया में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से बियॉन्ड टाइटन के कॉलोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जानने में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस के लिए फ्यूल के रूप में एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा भी टाइटन कॉलोनी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पृथ्वी पर भी वेरियस इंडस्ट्रीज को एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के कॉलोनाइजेशन से जुड़े किसी भी प्रयास की तरह एथिकल आइडियाज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। टाइटन के एंशिएंट एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना और इसके रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के गाइडेंस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एथिकल फ्रेमवर्क का पालन महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि टाइटन कॉलोनी का भविष्य साइंटिफिक डिस्कवरी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और पॉसिबली पृथ्वी से दूर इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए भी इमेंस पॉसिबिलिटीज रखता है। हालांकि इस प्रयास में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स इस एम्बिशियस मिशन को पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, ये थ्राइविंग टाइटन कॉलोनी की संभावना अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की एक एस्टोनिशिंग साइट बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में सच में हम कहीं टाइटन पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने में सफल हो पाएंगे? साल 2022 के नवंबर महीने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शनि ग्रह के चांद टाइटन की कुछ तस्वीरें लेता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से टाइटन के वायुमंडल में घूमते हुए बादल दिखाई पड़ते हैं। यूं तो आज से पहले कई बार टाइटन की अलग अलग तस्वीरें ली गई थी, मगर उनमें दिखने वाला नजारा कभी भी इतना साफ और डिटेल्ड नहीं था जितना कि आज हम इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये एक साफ इशारा है इस बात की ओर कि वाकई शनि ग्रह का ये चांद जिंदा है। यहाँ पर लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जारी रहती हैं, फिर चाहे वो इसकी सतह पर मौजूद नदियों और समुद्रों में लिक्विड मीथेन का बहना हो या फिर इसके बेहद सघन वायुमंडल में बादलों की आवाजाही। पृथ्वी के बाद टाइटन सौरमंडल का वो अकेला खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल का आवागमन होता है। बेशक JWST से मिली टाइटन की ये तस्वीरें अब तक की सबसे क्लियर और हाई डेफिनेशन इमेजेस हैं, जो बहुत से राज्यों को बयान करती हैं। इस एक खोज ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों का ध्यान शनि ग्रह के इस चांद की ओर खींच लिया है। अब देखना यह है कि अगर वाकई टाइटन पर पृथ्वी की तरह भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, तो वहां पर जिंदगी पनपने के कितने आसार हैं। कहीं कयासों के साथ नासा फिर एक बार शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर अपनी खोज की शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद रोमांचक होगा कि क्या वास्तव में टाइटन जीवन को सांसें भरने दे सकता है या फिर ये महज एक शोरगुल से भरा खामोश दरिया है। इन सब राजों से रूबरू होने के लिए बने रहिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि आज हम आपको धरती से लाखों किलोमीटर दूर टाइटन की सैर पर लेकर जाने वाले हैं। जैसा कि आपने आज से पहले भी कई बार हमारे एपिसोड्स में ये जाना होगा कि हमेशा से ही टाइटन नासा की इंटरप्लैनेटरी रिसर्च की टॉप हिट लिस्ट में बना हुआ था।
यही कारण था कि 70 के दशक में धरती से रवाना हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इसे करीब से देखा था और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाया था, जिनके आधार पर आगे चलकर हमने शनि ग्रह के लिए एक और डेडिकेटेड मिशन भेजा जिसका नाम था कैसिनी-हुइगेन्स। एक ऐसा शानदार मिशन जिसने शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं का बेहद ही बारीकी से अध्ययन किया। ये स्पेसक्राफ्ट विशेष रूप से एक एटमॉस्फेरिक रिसर्च प्रोब को भी कैरी कर रहा था जिसे टाइटन के बादलों से बीच से होकर गुजारा गया। वास्तव में टाइटन का बेहद घना वायुमंडल इसके आर पार देखने की अनुमति नहीं देता था। टाइटन से हमारे पिछले एनकाउंटर में हमने टाइटन की सतह को देखने का बहुत प्रयास किया, मगर हम उसे देखने में नाकाम रहे, और वो इसलिए क्योंकि टाइटन पर एक बेहद मोटा वायुमंडल था जो हमेशा टाइटन की सतह को अपने साए तले दबाए रखता था, जिसके होते ऑर्बिट से इसकी सरफेस को देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए 90 के दशक में नासा और ईएसए द्वारा एक कमाल की तरकीब निकाली गई। कैसिनी-हुइगेन्स मिशन की डिजाइन टीम ने एक कमाल का आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट में रहते हुए टाइटन का अध्ययन करना तो मुश्किल है, क्यों न हम इसके भीतर एक डाइव लगाएं, क्यों न हम इसके वायुमंडल के बीच से तैरते हुए धीरे धीरे इसकी सतह तक पहुँचे और सारे जरूरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को जमा कर लें। दरअसल ये एक खास किस्म का ग्लाइडिंग प्रोब था जिसकी मदद से शनि ग्रह के चांद टाइटन के भीतर जाकर बहुत से अहम खुलासे किए गए। हुइगेन्स प्रोब से मिले डेटा के आधार पर ही टाइटन पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के होने की पुष्टि की गई। इन्हीं खोजों से ये भी मालूम पड़ा कि टाइटन के पास अपना खुद का वाटर साइकिल भी है। ऑब्वियसली ये टर्म वाटर साइकिल यहाँ पर यूज करना एप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी इसे क्या ही नाम दे। जी हाँ, टाइटन पर बह रहे तमाम हाइड्रोकार्बन्स, फिर चाहे वो मीथेन या इथेन हो, वो बहते नहीं बल्कि सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर आसमान की ओर भी उड़ने लगते हैं और फिर ऊपर जाकर ठंडे पड़ने के बाद कंडेंस होकर बादलों को भी जन्म देते हैं, जिससे आगे चलकर बरसात होती है। जगह जगह पर मीथेन और इथेन की वर्षा होने से ये तरल खाइयों और दरारों में जमा हो जाता है, जहाँ से तमाम नदियों और झीलों का उद्गम होता है। वाकई ये अद्भुत है। जो काम आप पृथ्वी पर जल को करता देखते हैं वो सब यहाँ ये तरल हाइड्रोकार्बन्स कर रहे होते हैं। और इस सब के बीच सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सूर्य से इतना दूर होने के बावजूद भी ये पूरा निजाम बदस्तूर जारी है। यही वो पेंच है जो वैज्ञानिकों को इस जमा देने वाले मरघट में जीवन के सबूतों को तलाशने पर मजबूर करता है। खैर, साल 2008 आते आते कैसिनी और हुइगेन्स दोनों ही स्पेसक्राफ्ट द्वारा टाइटन के बहुत से राजों का पर्दाफाश कर दिया गया। इन प्रोब से मिले डेटा के अधिकतर अंशों को वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ा जा चुका था, जिससे उनकी सभी फाइंडिंग्स और रिसर्च के पेपर्स जारी हो चुके थे। लाजिम है, इस डीप रिसर्च के बाद कुछ नई गुत्थियां और सवाल भी हमारे सामने थे, जिनके जवाबों को हासिल करने के लिए हमारी रिसर्च को और भी ज्यादा एडवांस करने की जरूरत थी। मगर उसके लिए किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी जो फिर से हमें एक बार टाइटन के करीब ले जाए, इतना करीब कि वहाँ हमें साफ साफ नजारा मिल सके। ऐसा हो पाना तभी मुमकिन था जब नासा कोई वहाँ पर बेहद एडवांस मिशन भेजे, एक ऐसा मिशन जिसमें बेहद हाई डेफिनेशन और पावरफुल कैमरास लगे हों। लिहाजा फिलहाल ऐसा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कैसिनी का मिशन अभी बाकी था, और वैसे भी टाइटन कोई पड़ोस का ढर्रा नहीं है जो मन किया और वहाँ पर चल दिए। एक साइंटिफिक मिशन को कंडक्ट करने से पहले ढेरों कामों को अंजाम देना होता है। मिशन प्लानिंग से लेकर फाइनेंसिंग तक ढेरों पेच फंसते हैं जिन्हें सुलझाना होता है, तो इतना जल्द एक नया मिशन तो होने से रहा। एनीवेज, अब इस कहानी को आज की तारीख पर लेकर आते हैं, जहां नासा के इंतहाई पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ने टाइटन मून की कुछ डिटेल्ड इमेजेस जारी की हैं। ये तस्वीरें 4 और 5 नवंबर सन 2022 की तारीख को ली गई। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 4 तारीख को टाइटन पर बारिश होने के दौरान आसमान पूरी तरह से बादलों से अटा हुआ था और अगले ही दिन बारिश होने के बाद सारे बादल छट गए। ये बात वाकई वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि सिवाय धरती के आज तक हमने सौरमंडल के किसी ग्रह पर या उपग्रह पर ये नजारा नहीं देखा था। इस खोज ने नासा वैज्ञानिकों को ये समझने में बेहद मदद की कि आखिर टाइटन पर रेनिंग यानी कि वर्षण का सिस्टम कैसे काम करता है। इन तस्वीरों में क्राकेन मेरे, जो कि टाइटन का एक बड़ा जलाशय है, उसे भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। नासा की प्रायर फाइंडिंग रिपोर्ट्स में टाइटन की सतह के नीचे पानी एवं अमोनिया के अथाह भंडार होने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते वहां पर बहुत से ऐसे ग्लेशियर्स भी हैं जिनमें मीथेन और इथेन के साथ साथ पानी जमा होने की आशंका भी है। ये सभी बातें हमें इस नतीजे की ओर लेकर चलती हैं कि टाइटन एक डेड मून नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जारी हैं जो निरंतर इसके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन ला रहे हैं। दिमाग पर जोर देकर सोचने पर यह ख्याल आता है कि एक वक्त पर हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। जी हाँ, ये वो दौर था जब आज से करोड़ों साल पहले हमारा ग्रह भी परिवर्तनशील था
और ये अपने वर्तमान स्वरूप की ओर अग्रसर था। ऐसे में पृथ्वी की सतह पर बहुत से परिवर्तन आए। कभी यहाँ मैग्मा के सागर ठंडे होकर कठोर चट्टानों में तब्दील हुए, तो कभी बर्फ के मोटे आवरण ने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी जद में ले लिया। इन्हीं तमाम परिवर्तनों की बदौलत आज पृथ्वी पर ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिनमें जीवन का पनपना संभव हुआ। आज से कुछ लाख साल पहले जब पहली बार पृथ्वी की सतह पर पानी तरल रूप में आया, तो उनमें कुछ सूक्ष्म प्राणियों ने जन्म लिया जो आगे चलकर इस वीराने को आबाद करने वाले थे। हमारी समझ तो यही कहती है कि लगभग जहाँ कहीं भी जीवन पनपता है वो वक्त और परिवर्तनों की दरकार रखता है। बदलते वक्त के साथ परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण ऐसी परिस्थितियां जन्म लेती हैं जिनमें आगे चलकर जीवन सांसें भरता है। शनि ग्रह के चांद टाइटन के परिवेश में भी इशारा कुछ ऐसा ही है। हमारे सूरज से इंतहाई बड़ा फासला, बेहद कम तापमान, चारों ओर दम घोटू हाइड्रोकार्बन्स का कब्जा होने के बावजूद भी यहाँ जीवन के जन्म लेने की संभावनाएं प्रबल हैं। बेशक आज तक हमें यहाँ पर जीवन के अस्तित्व में होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही हम इस उपग्रह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं।